what I have understood, APM is similar to CAPM with different approach to find out risk return. The difference is in KPM we consider only one beta factor which is market risk. KPM में हम सिर्फ market risk overall देखते हैं with one beta factor. लेकिन APM arbitrage pricing model में we capture all the systematic market risk in multiple betas against unspecified economic factors with which are affecting the return. हम इसमें मल्टीपल फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं एंड मल्टीपल बीटास के थ्रू हम रिटर्न फाइंड आउट करते हैं. वो हम इक्वेशन देखेंगे तो हम लोग को उसमें समझ में आ जाएगा. तो फैक्टर्स जो होते हैं वो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. मे बी जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, ऑयल प्राइसेस हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है. अब अगर हम लोग कैपेम की क्या नाम है इक्वेशन की बात करें तो कैपेम की इक्वेशन जो होती है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रीमियम होता है. लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट जो होता है, इसमें हम लोग बीटा मतलब फैक्टर जो होते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस FRP1 बीटा 1 FRP2 बीटा 2 प्लस FRPK एंड बीटा K. हम लोग इसमें मल्टीपल बीटास ले रहे होते हैं और जो रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. एपीएम में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल रिस्क प्रीमियम होता है, जब ये मल्टीपल रिस्क प्रीमियम फैक्टर कहलाता है. केपेम वन फैक्टर ओनली मार्केट रिस्क दिखता है. लेकिन इसमें जो होता है इसमें हम लोग मल्टीपल इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं जो बीटा के साथ मल्टीपल बीटास के साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका क्या नाम है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं इसमें. और इसमें पूरा वही लिखा हुआ है लेकिन इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत ड्राइव हुई है ये क्या नाम है पूरी इक्वेशन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या जी. और अदर प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं उसमें एक होता है. अच्छा इसको पीछे जाएं प्लीज, पिछले साइड पे. अच्छा एपीडी में और कैपेम में क्या फर्क है इसके अंदर? तो कैपेम में हम लोग ओनली वन बीटा के थ्रू रिस्क हम लोग सिर्फ मार्केट रिस्क देखते हैं और उसको सिर्फ बीटा के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन एपीएम में जो होता है एपीएम में हमारे पास मल्टीपल बीटास होते हैं और मल्टीपल रिस्क वगैरह हम लोग जैसे फैक्टर्स के थ्रू. अच्छा इसके अंदर जो ये लिखा है फैक्टर एनालिसिस वीकनेस फ्रॉम एन इंट्यूटिव स्टैंड पॉइंट, इसका क्या मतलब है? कौन सा फैक्टर एनालिसिस वीकनेस? मतलब आपने ये स्लाइड पूरी डिस्कस नहीं किया. जी जी सर. ये क्या लिखा है स्लाइड में, जो स्लाइड के अंदर लिखा है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्राज, ये मतलब क्या है? यानी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्राज लीड्स टू अ कंक्लूजन एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड बी लीनियरली रिलेटेड. आप कुछ कह रहे थे सर? जो मैंने तो सर जी जी ये जो स्लाइड में जो जो सर पॉइंट मैंने लिखा पढ़ा हुआ मैंने वही है और आपको एक्सप्लेन पॉइंट करा. 3 और बाकी सर पॉइंट 4, स्लाइड्स में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट लिखा हुआ था, मैंने वही सोचा था कि आपको बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे हमें. ऐसा सर जो मैंने अंडरस्टैंड करा. आपने क्या समझा पहले वो बता दें फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. जी सर आपकी आवाज बहुत वो हो रही है डिस्टॉर्ट. सर आपकी आवाज है बहुत वो हो रही है. अभी क्लियर है? रिपीट कर देंगे. जी जी सर. मैंने जी अभी क्लियर है? आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर. जी सर मैं कह रहा हूँ आपने क्या समझा है पहले आप वो समझाएं, उसके बाद फिर मैं उसको ऐड कर दूंगा. आप पहले मुझे समझाएं स्लाइड में क्या लिखा हुआ है. तो स्लाइड में तो सर फर्स्ट में आप वो क्या नाम है वही इक्वेशन ड्राइव हुई है और एब्सेंस ऑफ आर्बिट्राज लीड टू कंक्लूजन एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड बी लीनियरली रिलेटेड टू बीटास मार्केट फोर्स टू मतलब क्या राइटली है? प्राइस. तो वही है क्या नाम है इसमें लीनियरली हम लोग वो क्या नाम है इक्वेशन लीनियरली होती है और क्या नाम है इसका मतलब क्या मल्टीपल है बीटास होते हैं जिसके थ्रू. इसका मतलब क्या है लीनियरली का मतलब क्या है? सर लीनियरली तो मैथमेटिकली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली जो हम लोग ड्राइव करते हैं मुझे इसको आसान जबान में समझा दें. इसके ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट का मतलब क्या, आसान जबान में जरा समझा दें. Absence of arbitrage leads to conclusion expected returns should be linearly related to betas. Expected returns sir should be linearly related to betas होगा. Market force to मतलब rightly क्या है? price. मतलब में आपने कोई इसकी ना आपने वीडियो देखी है इसकी, ना आपने कोई बैकग्राउंड आप सिर्फ पढ़ने के लिए आ गए हैं?
नहीं सर, मैंने बाकायदा पढ़ा है ऐसा पूरा। अच्छा, कोई और मैंने तो बताए अपने जी? नोट्स में। कोई और बताएगा? एनीबडी एल्स जो इसको एक्सप्लेन करे? जी वहाब साहब, आप करेंगे? आप यस सर। सर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना शुड बी लीनियरली रिलेटेड टू द बीटास। मतलब इसका मतलब ये होगा कि हायर द बीटा होगा तो हायर रिटर्न होगा, लोअर बीटा होगा तो लोअर रिटर्न होगा। मार्केट फोर्सेस टू राइटली प्लेस्ड, मतलब ये जो भाई देखें, इसको सिंपल सा ये बता रहे हैं कि अगर तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा के हिसाब से नहीं होंगे तो मार्केट फोर्सेस उसमें बाइंग या सेलिंग करके उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कर देंगी। मतलब ये इन्होंने बताने की कोशिश की है कि आपने अपने बेसिक्स इससे पहले के कोर्सेज में पढ़ा था ना कि एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बीटा से निकलता है, ठीक है? तो अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो एक्सपेक्टेड से तो क्या होना चाहिए एसएमएल लाइन के हिसाब से, सिक्योरिटी मार्केट लाइन के हिसाब से? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो या अगर ज्यादा हो रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड कम हो तो आर्बिट्राज यानी क्या होना चाहिए, यानी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? भाई अगर रिक्वायर्ड ज्यादा होगा और एक्सपेक्टेड कम होगा तो आप सेल करेंगे। हाँ, सेल करेंगे तो प्राइस। जब आप सेल करेंगे तो क्या होगा, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो उसका एक्सपेक्टेड बढ़ जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रही है? जी सर। कोई चीज आप सेल करेंगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। जब आपका रिटर्न सेम है और प्राइस कम हो जाएगी तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस जो है परसेंटेज वो रिटर्न बढ़ जाएगा। तो आपका जो है ये काम होता रहेगा जब तक आपका एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड बराबर नहीं हो जाते। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्राज का मतलब यही होता है कि जो प्राइसेस हैं वो इस लेवल पे पहुंच गई हैं कि आपका एक्सपेक्टेड शुड बी लीनियरली रिलेटेड टू द बीटा मार्केट फोर्सेस टू राइटली प्राइस, जिसको हम कहते हैं। क्लियर है? यस, सही है ना? तो ये तो बहुत बेसिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाँ, मतलब ये कि जो आपके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपके आ रहे हैं वो प्राइसेस के हिसाब से, प्राइसेस मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग के करने के बाद जो है वो रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड इक्वल हो जाएंगे, जिसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। सही है? तो वहां पे होगा एब्सेंस ऑफ आर्बिट्राज। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट जो है वो एसएमएल लाइन का भी था ना, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जिसके अंदर एक फैक्टर था। एपीटी के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सही है? तो ये एपीटी में क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है जी? एनीबॉडी? अली रजा, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, आप क्योंकि प्रेजेंट कर रहे हैं। सर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम लोग मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं इसमें आईबीटी एपीटी में। ओके, ठीक क्या है। नाम तो है, एक पॉजिटिव बात बताया कि जो आपका कैपेम है उसके अंदर सिर्फ एक फैक्टर है जो कि कोरिलेशन विद द मार्केट है। इसके अंदर जो है मल्टीपल फैक्टर्स है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसको हम लोग को करने में बहुत मुश्किल होती है। मतलब फैक्टर्स को एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ता है, और मतलब ये थोड़ा सा हार्डेस्ट वो होता है, तरीकेकार होता है बशर्ट कैपिंग के। कैपिंग थोड़ा बहुत इजीएस्ट होता है। एक नेगेटिव पॉइंट नीचे लिखा हुआ भी है, इसमें लिखा है फैक्टर एनालिसिस वीकनेस फ्रॉम एन इंट्यूटिव स्टैंड पॉइंट। कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? कोई बता सकता है कि इसका मतलब किसी के जहन में आ रहा है कि व्हाट वुड बी अ डाउनसाइड ऑफ दिस? फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर्स हम लोग को खुद एनालिसिस करने पड़ते हैं ना सर, वही बात है। जो भी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपको थोड़ी एनालिसिस करने पड़ सकते हैं। कौन कौन सा फैक्टर कौन सा एसेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो हम लोग को खुद ही एनालिसिस करने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में देखें, पहले मैं समझा देता हूँ। देखें, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली आर्बिट्राज एपीटी जो मॉडल है इसकी कोई थियोरेटिकल बैकिंग नहीं है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है बेसिकली इसकी बैकग्राउंड में क्या है कि इन्होंने जो है प्राइसेस को और मल्टीपल फैक्टर को रन किया, ठीक है ना? और उसके बाद यानी मुख्तलिफ बीटास को, यानी मुख्तलिफ फैक्टर कह लें या वेरिएबल्स को कह लें, और कई वेरिएबल्स को रन किया और उसका जो है उन्होंने फैक्टर एनालिसिस से फैक्टर बना लिए। तो उन्होंने 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स बनाए जिसका एक बीटा आ रहा था। प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जो फैक्टर है इटसेल्फ वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जैसे हमने कैपेम में जो फैक्टर बना था वो था मार्केट के साथ जो कोरिलेशन है, उसके थ्योरेटिकल बैकिंग थी कि मार्केट ये पूरा हमारा बीटा का कॉन्सेप्ट।
इसके अंदर जो फैक्टर बन रहे हैं एपीटी के अंदर वो इतने मल्टीपल फैक्टर्स है, वो डेटा ड्रिवन है, वो थ्योरी ड्रिवन नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो नीचे का पॉइंट जो लिखा है, जो फैक्टर एनालिसिस लिखा है, वीकनेस फ्रॉम द इंट्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू, इंट्यूएशन का मतलब ये है कि वो जो फैक्टर जो बन रहे हैं वो डेटा के हिसाब से, अगर आपने कभी रिग्रेशन या जो आपने स्टैटिस्टिकल वो आपने फैक्टर एनालिसिस आपने पढ़ा हो, तो उसमें ये होता है कि वो जो है ना मैक्सिमम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैप्चर कर रहा होता है वो फैक्टर डेटा की, लेकिन वो फैक्टर जो है थियोरेटिकली जो है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते कि वो जो फैक्टर बना है उसका मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल किस तरह से आए हैं ये नहीं मालूम। ये इसका वो पॉइंट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान के डेटा पे रन करेंगे तो हो सकता है आपको कोई और फैक्टर मिले, आपको यूएस के डेटा में रन करेंगे तो वो जो फैक्टर है वो कोई और वेरिएबल से बन रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो थियोरेटिकल अंडरपिनिंग ऑफ दिस फैक्टर, ये इसका पॉइंट है। ये बात समझ में आई? जी सर, लेकिन सर आपकी आवाज थोड़ी बहुत खराब हो रही थी, मुझे जो समझ आया मैंने सुना। आपके मेरे ख्याल से नेट में इशू होगा, मेरे पास तो यहाँ क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है? और आपकी आवाज हमें तो आ रही है सर। वहाँ हाँ, तो आपके नेट में इशू है ना अली रजा, मैं नेट को सही करें, ठीक है। चले, तो ये बात समझ में आ गई बाकी लोगों को? बाप साहब आपको भी क्लियर हुई? हाँ सर, क्लियर हो गई। चले ठीक है, चले अब आगे चलें। एफएम में जो आपने सीपीएम को पढ़ाया था उससे लिंक है। हाँ, ये एक्चुअली वही बिल्कुल। अच्छा सर, एक और इसमें फैक्टर होता है अदर मल्टी फैक्टर मॉडल। इसमें सर स्पेसिफाइड रिस्क होते हैं एपीएम में, लेकिन इस पे भी सेम ही होता है तकरीबन जो मैंने समझा सर। इसमें एपीएम में अनस्पेसिफाइड रिस्क होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफाइड इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो कि होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि किसी भी एसेट को मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चेंज इन प्रीमियम पेड ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड और ओवर द रिस्कलेस रेट, शिफ्ट इन टर्म स्ट्रक्चर, एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड चेंजेस इन रियल रेट। तो इन्होंने जो है बेसिकली फर्क किया है एपीटी मॉडल और इसके अंदर जो है ना आपने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ फैक्टर्स को और उनको रैंडमली उसको डाला गया है। सो बेसिकली यू कैन हैव दैट थ्योरेटिकल बैकिंग ऑफ दोस इंडिविजुअल फैक्टर्स, जिसको मल्टी फैक्टर मॉडल है। तो इसके अंदर जो फैक्टर जो बनाए हुए हैं वो आपको जो है वो थ्योरेटिकली डिफाइंड है कि ये फैक्टर्स करके अब किसी डेटा पे कुछ फैक्टर्स चले हैं, कुछ चले हैं। एपीटी में क्या होता है कि वो एक ऐसा मॉडल बनाता है जिसमें आर्बिट्राज जो है वो जीरो हो जाता है, इसके अंदर जो भी फैक्टर बन रहे होते हैं वो अनआइडेंटिफाइड होते हैं, ठीक है सर, अनआइडेंटिफाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये प्रॉक्सी मॉडल सर मुझे अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, ठीक है। चले आगे चलें। सर, ये मुझे प्रॉक्सी मॉडल सर मैंने बहुत समझने की कोशिश करती है, वो वीडियो में भी मतलब सर मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था, और वो वीडियोस जो सर दामोदरन के लेक्चर्स थे उस पर थोड़ा बहुत मतलब स्लाइड के थ्रू नहीं चल रहे थे वो प्रॉक्सी थोड़ा बहुत आगे मॉडल्स मैं समझ, देखिए जो प्रॉक्सी मॉडल्स होते हैं उसके अंदर मतलब इन्होंने जो है ना बेसिकली जितने भी अदर मतलब आप समझ लें कि जो प्रेडिक्शन मॉडल्स है ना वो कई मॉडल्स हैं, तो इन्होंने जो है ना उसको बेसिकली कंबाइन कर दिया प्रॉक्सी मॉडल्स के अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर जो है इन्होंने कहा है कि फ्रॉम इकोनॉमिक टू फर्म स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय फर्म्स, यानी कि कहने का मतलब है कुछ लोगों ने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एज अ प्रॉक्सी लिया है। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि वो क्योंकि उसका वो फैक्टर जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करें लेकिन वो इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट करते हैं, सही है। तो एज अ प्रॉक्सी लिया है इकोनॉमिक फैक्टर्स को, कुछ ने फर्म स्पेसिफिक को लिया है। प्रॉक्सी मॉडल का एक मशहूर मतलब जो सबसे मतलब काफी यानी यूज्ड मॉडल है वो फार्मा फ्रेंच का है। उसके अंदर आई थिंक तीन चीजें थी, दो चीजें थी आई थिंक उनका उन्होंने फैक्टर लिया है। तो वन इज मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड सेकंड इज प्राइस टू बुक रेशो, ठीक है ना। इन्होंने ये दो प्रॉपर्टीज लिए हैं, दो फैक्टर्स लेके इन्होंने किया है, सही है ना। तो फार्मा फ्रेंच में भी आई थिंक देयर वाज 3 फैक्टर्स, मुझे ध्यान में आ रहा है 12, सही है ना। तो इस तरह से जो है जैसे इसमें लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न में इन्होंने जो है ना जो है जो हाँ एक तो फैक्टर वही हुआ जो आपका मार्केट का बीटा है, वो इक्विटी रिस्क प्रीमियम हो गया, एक आपका स्मॉल कैप रिस्क प्रीमियम हो गया। मतलब इन्होंने जो मुख्तलिफ फैक्टर्स देखे जो आप ये देखें मार्केट तीसरा, हाँ, तो इन्होंने मुख्तलिफ फैक्टर्स लिए हैं उसमें। अच्छा, इसकी लॉजिक उन्होंने ये दी है कि
स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप के अंदर अर्निंग मोमेंटम कंपनीज एनी कंपनीज हैविंग स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ इन पास्ट अर्न हायर रिटर्न। सही है, तो यानी कि दैट मीन्स के अगर कोई कंपनी जो है वो स्ट्रांगली उसकी अर्निंग है पीछे, तो उसका एक्सपेक्ट करता है कि वो आगे भी अर्न ज़्यादा करेगी। इसके अलावा जो है प्राइस मोमेंटम मींस के अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हायर फॉर स्टॉक हैव आउट दैट हैव आउट परफॉर्म मार्केट इन रीसेंट टाइम पीरियड। यानी कि मोमेंटम प्राइस का भी होता है। लिक्विडिटी मींस स्टॉक दैट आर लेस लिक्विड अर्न हायर रिटर्न दैट देन मोर लिक्विड स्टॉक्स। सही है ना, जब आपकी लिक्विडिटी जो है ज़्यादा होती है तो आपके प्राइसेस बढ़ जाती हैं उसकी, तो उसके वजह से उसका रिटर्न कम हो जाता है, तो लेस लिक्विड स्टॉक का रिटर्न ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इसके इसी तरह से एक्सपेक्टेड रिटर्न जो बनता है यानी कि उसमें होता है रिस्क रेट प्लस यानी KR जैसे होता है रिस्क रेट प्लस पहला फैक्टर उन्होंने लिया मार्केट बीटा जी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी रिस्क प्रीमियम। मार्केट बीटा तो वही सेम होता है जो APT वगैरह में होता है वही। उसके बाद सेकंड फैक्टर उन्होंने लिया साइज बीटा, दैट मींस डिफरेंस बिटवीन यानी साइज का मतलब है स्मॉल साइज वर्सेस लार्ज साइज ना। एक तो आपने साइज का साइजेस वर्सेस मार्केट का लिया, ठीक है ना, और उसके साथ जो है आपने जो है मल्टीप्लाई किया स्मॉल कैप रिस्क प्रीमियम, यानी कि जो स्मॉल कैप स्टॉक है यानी कि ऐसा स्टॉक जिनकी कैपिटलाइजेशन कम है उनका रिस्क प्रीमियम क्या है। उसके बाद थर्ड फैक्टर लिया इन्होंने बुक टू मार्केट बीटा और बुक टू मार्केट प्रीमियम, बुक टू मार्केट प्रीमियम। तो फर्म का जो बुक टू मार्केट वर्सेस मार्केट का जो है ना उसका जो प्रीमियम जो है बिटवीन वो इन्होंने ये तीन फैक्टर से इन्होंने टेस्ट किया है। अच्छा ये डेंजरस डेटा माइनिंग स्टैटिकल नॉट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड एरर। ये मैं चले इसको और समझा देता हूँ। डेंजरस का मतलब ये कि अगर इनको इसको एज अ प्रॉक्सी यूज करेंगे इन मॉडल्स को, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ख्याल रखना पड़ता है ना। उसमें एक तो ये है कि दीज मॉडल्स खास तौर पे ये जो मल्टी फैक्टर मॉडल जितने भी हैं दे आर बेस्ड ऑन डेटा माइनिंग टेक्निक्स। ठीक है, यानी जिस तरह फैक्टर एनालिसिस हो गया, तो डेटा माइनिंग टेक्निक आर स्टैटिस्टिकली ड्रिवन। जैसा मैंने पहले बताया इसके पीछे इकोनॉमिक अंडरपिनिंग नहीं है, यानी वो जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो स्टैटिस्टिकल फैक्टर हैं, वो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है या वो थ्योरेटिकल फैक्टर नहीं है। सही है ना, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सही है। दूसरा पॉइंट जो है हिस्टोरिकल डाटा, हाँ हिस्टोरिकल, जो दूसरा पॉइंट है वो लिखा है आपका स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा। दैट मीन्स के जो आप जो उसकी स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं वो हिस्टोरिकल बेसिस पे निकाल रहे हैं, वो जो है फ्यूचरिस्टिक नहीं जो है यानी कि वो उसके पीछे जो आपने डेटा यूज किया है वो पिछला डेटा है। जबकि फाइनेंस की दुनिया के अंदर जो है नए नए यानी कि देयर हैज टू बी फंडामेंटल बीटा जो है ना वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू हिस्टोरिकल बीटा से हिस्टोरिकल निकल। इसमें जो है ना ये दूसरी चीज जो है हेलो, तीसरी चीज है द प्राइस एरर और द रिस्क प्रॉक्सी। It are always inefficient because any inefficiency that exists is just another risk proxy that needs to get built into the model. proxy that need to get built into। जी आवाज आ रही है? सॉरी जी सर आई थिंक वो मैं ड्रॉप हो गया था। ये बताएं कहाँ से लास्ट मैंने क्या बात सी pricing error of or risk proxy markets are always efficient. अच्छा, तो हमने पहले दो बात कर ली है, समझ में आ गई, डेटा माइनिंग और हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड एरर। ठीक है ना, सी क्या है, प्राइसिंग एरर और रिस्क प्रॉक्सी, यानी markets are always efficient because any inefficiency that exists is just another risk proxy that need to be built into the model। यानी कि प्राइसिंग एरर का मतलब ये होता है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट एफिशिएंट है और अगर आपका डेटा आपके जो डेटा रन किया उसके हिसाब से जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है वो मार्केट के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स जो कि हमने अकाउंट फॉर नहीं किए। ठीक है ना, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं
हैं कि मार्केट समटाइम्स आर नॉट एफिशिएंट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इनरेशनल भी हो सकती हैं। तो इन सारे मॉडल्स के अंदर ये अजम्पशन है कि मार्केट्स आर रैशनल। तो अगर मार्केट इनरेशनल होगी तो जाहिर बात है वो जो एरर टर्म होगा वो फिर वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जितना भी एरर टर्म है वो दैट मींस वो ऐसे फैक्टर्स की वजह से है कि जो हमने अकाउंट फॉर नहीं किए। ठीक है, जबकि अगर इनएफिशिएंट मार्केट है तो फिर वो चीज़ मतलब वो एनालिसिस सही नहीं बनेगा। तो इसमें बेसिकली डेंजर्स का मतलब ये है कि दीज आर द पिटफॉल्स जिसको देखते हुए करना पड़ता है ना। ये जाहिर बात है ये खत्म नहीं हो सकते, लेकिन आपको जो है ऐसी करना पड़ता है कि जो भी आपके एनालिसिस हो, जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर जो है ये ख्याल रखें कि ये फाइनल नहीं हो सकते, इतना एक्यूरेट नहीं हो सकते। क्लियर है? ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। यार प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए। हेलो, तो सर ये भी वही है और थोड़ा बहुत वैसे एक्सप्लेन करा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप अल्टरनेटिव्स टू कैपिटल। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन रिस्क। द रिस्क इन एन इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड रिटर्न। द रिस्क in an investment can be measured by the variance in actual returns around an expected returns। अब इसको सर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जो मैंने समझा एक्सपेक्टेड रिटर्न का कर्व जब बिल्कुल पैरेलल होता है तो वो वही इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि हम लोग कभी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, वहाँ पे आपका एक कांस्टेंट रिटर्न होता है, वहाँ पे रिस्क नहीं होता। और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ पे कर्व थोड़ा बहुत वहाँ पे रिटर्न मतलब नॉर्मल होता है। और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में मतलब हाई हाई रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बनस्बत लो रिटर्न के। सर हेलो। अच्छा हाँ, ये बताएं थोड़ा सा इसको, आपने जो एक्सप्लेन किया है जी ये क्या, दोबारा बताएं क्या टेबल है? सर जो मैंने समझा है वो रिस्क इन्वेस्टमेंट में जो फर्स्ट जो है वो हमारे पास वो वही इन्वेस्टमेंट होती होंगी जो हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उसमें रिस्क मतलब मेरे हिसाब से रिस्क मतलब बिल्कुल कम होता है, रिस्क जीरो ही होता है तकरीबन। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न का कर्व बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है और रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट कहलाती है वो जब भी। तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट जब होती है उसमें आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब नॉर्मल होता है, एंड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हमेशा हाँ चलें, पहले तो ये सही होता डिफाइनिंग ऑफ रिस्क है ना। तो पहले है। में जी तमाम मॉडल्स में एक चीज कॉमन है कि रिस्क की जी सर, डिफाइनिंग जो है ना वो एक कॉमन है कि वो भाई लो रिस्क क्या चीज होती है, हाई रिस्क स्टैटिस्टिकल टर्म में क्या होती है। ठीक है ना? जी आगे जी। चलें, ये सेकंड स्टेप 2 क्या है? Step 2 में risk that is specific to investment fund specific can be diversified away in a diversified portfolio. When each investment is a small proportion of portfolio, risk averages out across investment in portfolio. Risk that affects all investment market risk which is cannot be diversified away since most assets are affected by it. तब मेरे हिसाब से if we have multiple investment in multiple firms और whatever investments are, तो हमारा रिस्क उसमें मतलब डाइवर्सिफाइड होता है। आप बजाय ठीक है, इसके कि आप एक ही जगह पे सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करें, तो इसके बजाय हमें मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दैट द मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर इज अज्यूम टू होल्ड अ diversified portfolio, thus only market risk will be rewarded and priced। Am I right, sir? ठीक है। ये बात सारा समझाएं, इसका मतलब क्या है? The marginal investor is assumed to hold diversified portfolio। सर diversified portfolio वही कहलाता होगा मेरे ख्याल से जो जो हम लोग मल्टीपल इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं और मार्केट रिस्क उसी पे ज़्यादा अप्लाई होता है और जब भी हम वो रिवॉर्डेड कहलाता है, मतलब वो ज़्यादा रिवॉर्डेड होता है बनस्बत इसके कि आप एक ही जगह पर सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह करें और एक्सपेक्ट करें कि आपका रिटर्न हायर होगा। अच्छा, इसको कोई और बेहतर एक्सप्लेन करेगा? आपने तैयारी नहीं है, आपकी सही है, तैयारी नहीं है जी। और आप साहब आप बताएं। सर हाँ आप बताएं, चलें जी बताएं, बोलें। सर मार्जिनल रिस्क मार्जिनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली टिपिकल इन्वेस्टर्स नहीं होते, वो ट्रेडिंग जो उनके शेयर्स होते हैं वो ट्रेडिंग में यूज करते हैं उनको हाँ उनको वो खरीदना या उनको उनको बेचना मार्केट में। हाँ, सर मार्जिनल इन्वेस्टर्स तो वो होते हैं जो कहने का मकसद आपके ये जैसे है कि ये तो जो हमने ट्रेड भी पहले करते हैं पिछली जैसे क्लास में डिस्कस किया था। एसेट्स भी।
जी सर, मार्जिनल इन्वेस्टर तो हमें भी पता है सर, जो आपके ट्रेड वगैरह आपने वो एसेट्स तो को हमने ट्रेड पहली भी क्लास में डिस्कस किया था कि मार्जिनल इन्वेस्टर के पास एक्सेस टू डिफरेंट मार्केट्स होती हैं, ठीक है। बिल्कुल मार्जिनल बिल्कुल सर। इन्वेस्टर्स जो है, हम यहाँ पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि ऐसे मार्जिनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो जाहिर बात है दे आर होल्डिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। कोई भी मार्जिनल इन्वेस्टर जो है वो एक पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा, यानी एक शेयर नहीं खरीदेगा, वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेगा। तो क्योंकि वो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे तो उनके लिए जो नॉन जो आपका मार्केट फर्म स्पेसिफिक रिस्क है वो हेज हो जाएगा, तो उनके लिए मार्केट रिस्क ही होगा। और क्योंकि मार्जिनल इन्वेस्टर्स विल ड्राइव आउट ऑल द अदर इन्वेस्टर्स फ्रॉम द मार्केट, तो जो ओनली रेलेवेंट रिस्क वुड बी मार्केट रिस्क। इसका मतलब ये है, सही है। स्टेप 2 में तो पहले में तो आपने डिफाइन कर दिया रिस्क को, और दूसरे में हमने बता दिया कि रिस्क में जो है कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो रिवॉर्ड हो सकते हैं, और जो रिस्क जो फर्म स्पेसिफिक है वो डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, इसलिए इस रिस्क को लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है। जी तीसरा सर। क्या है, सर मैंने मेजरिंग ऑफ मार्केट रिस्क। जी ये बताएं। मेजरिंग ऑफ मार्केट इज द कैपन। सर ये थोड़ा बहुत मुझे इसमें प्रॉब्लम थी। नो प्राइवेट इंफॉर्मेशन, नो ट्रांजैक्शन आपने कॉस्ट। पढ़ा क्या है, कैपम क्या है, एपीटी मॉडल क्या है, मल्टी फैक्टर मॉडल क्या है, अभी मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। कैपम के अंदर क्या होता है, देयर इज ओनली वन बीटा, ठीक है, जिसको हम कहते सर हैं ये तो मुझे भी पता है, मैंने सर ये बताया था आपको, एपीटी। जितना मैंने एपीटी मॉडल के अंदर क्या चीज है, फर्क क्या है कैपम से, कि इसके अंदर आपने मल्टीपल मल्टीपल बीटा बीटा होते हैं, और लेकिन इकोनॉमिक इसके फैक्टर डाउन साइड क्या है स्पेसिफाइड कि इट इज हेड एज अनस्पेसिफाइड फैक्टर्स, के वो जो फैक्टर्स जो निकालते हैं वो जी। स्टैटिस्टिकली डेटा माइनिंग के थ्रू निकालते हैं, उसका कोई इकोनॉमिक वो नहीं होती। मल्टी फैक्टर मॉडल के अंदर क्या होता है, मल्टी फैक्टर में इकोनॉमिक मार्केट रिस्क फैक्टर्स जो है वो मैक्रो। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो फैक्टर स्पेसिफाइड होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि उन फैक्टर के पीछे इकोनॉमिक जो है थ्योरी मौजूद होती है, वो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मल्टीपल फैक्टर्स हो इन्फ्लेशन हो सकते हैं, गया, लेकिन ऑयल प्राइस के। ईपीटी के अंदर जो फैक्टर बनते हैं वो डेटा ड्रिवन होते हैं, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो और ये तो सारे मैंने एक्सप्लेन करे भी थे आपको, ये इसी तरीके और से कर। बाकी जो रिग्रेशन मॉडल जो है, दैट इज कैप्चर मार्केट रिस्क इन प्रॉक्सी सच एज मार्केट कैप और प्राइस टू बुक मेथड, यानी कि जो आपने जो फैक्टर्स हैं उससे आपने जो रिटर्न निकाल रहे होते हैं वो सारे रिग्रेशन मॉडल के थ्रू निकाल रहे होते हैं। चलो, The CAPM assumes all the market risk is captured by market portfolio, capturing all of it in one beta relative to the market portfolio। सर ये वही बात हो गई, हम लोग वन बीटा के तहत उसको पूरा मार्केट पोर्टफोलियो कैप्चर करते हैं, और the APM capture the market risk in multiple अच्छा चले betas आगे against। चले। एपीटी, ये एपीटी है, 12 लिए हमने, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पर सर वाह यार प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। वहाँ बात करो। जी बाब साहब। हाँ मैं कहता सर इसके अंदर ये अल्टीमेटली इसका जो समरी है वो तो यही है कि कैप्टन जो है वो एक ही बीटा में सब कुछ ले रहा है और ये मल्टीपल फैक्टर्स ले रहे हैं। इसका मतलब यही समरी है कि अगर हम ये बात करें, ये जो चार मॉडल्स हैं, एपीटी मॉडल, एपीएम लिखा है एपीटी एक्चुअली, तो कैपएम है, एपीटी है, मल्टी फैक्टर है, प्रॉक्सी मॉडल्स हैं। इनमें फर्क क्या है, बेसिकली फर्क यही है कि कैपएम जो है वो एक फैक्टर बेस करता है, और एपीटी मॉडल जो है वो जो है मल्टीपल फैक्टर्स बट अनस्पेसिफाइड फैक्टर्स होते हैं, और मल्टी फैक्टर मॉडल के अंदर स्पेसिफाइड मैक्रो फैक्टर्स तो होते हैं, लेकिन दे आर मल्टीपल फैक्टर्स, सही है। और तीसरा जो है आपका जो ये जो फार्मा फ्रेंच वाला प्रॉक्सी मॉडल्स हैं जिसके अंदर वो लेते हैं, इसके अंदर जो है आपके स्पेसिफाइड फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो मैक्रो भी हो सकते हैं और वो फॉर्म स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है सर ना। इसको आप समझ लिया फार्मा फ्रेंच का जो मॉडल है जिसके अंदर 3 फैक्टर्स दिए हैं। जी ये जो लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन कैप्चर ऑल ऑफ इट इन वन बीटा, तो कैपएम के आगे लिखा हुआ है मतलब इट मींस कैपएम जो है ऑल वो मार्केट रिस्क, हाँ वन बीटा तो मतलब यानी कि अगर आप इस्तेमाल करें या कोई भी इस्तेमाल करें बराबर है। हाँ नहीं, इसका मतलब ये है कि आप समझें कि एक है एक्चुअल और एक है एक्सपेक्टेड। आप समझ लें कि एक एक्चुअल आ रहा है और एक एक्सपेक्टेड। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के दरमियान जो फर्क है उसको एरर टर्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जितना भी फैक्टर जो अनएक्सप्लेन्ड है वो तमाम जो है वो बीटा एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी थ्योरी कहती है। यानी सिर्फ एक फैक्टर है जो कि वो तमाम एरर टर्म को एक्सप्लेन कर रहा है, आप ये कह लें।
जबकि एपीटी कहता है कि नहीं, दे आर डिफरेंट फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर नहीं हो सकता। तो जाहिर बात है आप अगर वो सिर्फ एक फैक्टर जी मार्केट वाला फैक्टर को डालेंगे तो जो एरर टर्म जो है वो ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि दे में भी अदर फैक्टर दैट इज इन्फ्लुएंसिंग, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं सिर्फ एक फैक्टर है जो एक्सप्लेन कर रहा है थ्योरेटिकली। तो जब आप डेटा पे रन करेंगे तो वो उसके अंदर जो एरर टर्म जो है वो ज्यादा होगी, तो उसकी जो रिग्रेशन की जो उसकी यानी पावर है आप समझ लो वो कम हो जाएगी। मल्टीपल फैक्टर जो है वो उसके अंदर जो है वो उन्होंने स्टेटिस्टिकली फैक्टर एनालिसिस के थ्रू इन्होंने एक आर्टिफिशियल फैक्टर्स क्रिएट किए और वो उससे जो है उन्होंने एरर टर्म को तो कम कर दिया, लेकिन वो इटसेल्फ फैक्टर अनएक्सप्लेनेबल है। सही है। तो इस सारे मॉडल का जो करने का मकसद है हमारा, तो ये चीज पढ़ने का, वो हमें डिसीजन मेकिंग यही करनी है कि हमें बाय करना है या सेल करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग इसका कैलकुलेट मकसद जो है वो ये है कि जब आप कोई भी मॉडल को फॉलो करें तो उसके प्रोज एंड कॉन्स और उसके बैकग्राउंड का मालूम होना चाहिए आपको। हाँ, वो लर्निंग अगर आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया एपीटी मॉडल के थ्रू, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एपीटी मॉडल के से जो रिटर्न निकलेगा उसका मतलब क्या है। अगर आपने फार्मा फ्रेंच के थ्रू किया है तो उसका मतलब क्या है। बात समझ पा रही है? यस सर। चले आगे चलो। यस नेक्स्ट स्लाइड यार प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। यार हेलो जी सर, अकाउंटिंग बीटा मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों के पास चेंज होने में 1 मिनट लगता है, शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो है आप लोगों का। अच्छा, थैंक यू। Firms that have low debt accounting beta. Firms that have low debt ratios, high dividends, stable and growing accounting earnings, and large cash holdings should be less risky. ऑब्वियसली सर, जिसके जिसके लो डेट्स रेशो होते हैं, हाई डिविडेंड्स जो पे ऑफ कर रही होती है, स्टेबल एंड ग्रोइंग अकाउंटिंग अर्निंग्स होती है उनकी, एंड लार्ज कैश होल्डिंग होती है, वो लेस रिस्की कहलाती है। Rather than estimate a beta from marketplace, an accounting beta is estimated from accounting numbers. जो हम लोग बीटा उसमें जैसे दूसरे मॉडल्स में लोग बीटा जो एक्सप्ले वो कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग अकाउंटिंग बीटा एस्टिमेट करते हैं। वन अप्रोच इज टू रिलेट चेंजेस इन अकाउंटिंग अर्निंग्स एट अ फर्म टू अकाउंटिंग अर्निंग्स फॉर द entire market. An extended version of this approach would be to estimate the accounting beta as a function of multiple accounting variables. An extended version of this approach would be estimate the accounting beta as a function of multiple accounting variables, including dividends payout ratio, debt ratios, cash balance, and earning stability in entire market. तो इसमें हम लोग इन सब चीज़ों के थ्रू अकाउंटिंग बीटा मेजर करते हैं। अर्निंग स्टेबिलिटी और डेट रेशियो, किसी भी फर्म के डेट रेशियोज, पे आउट, डिविडेंड्स और कैश बैलेंस के थ्रू हम लोग अकाउंटिंग बीटा मेजर करते हैं। अकाउंटिंग बीटा होता क्या है? अकाउंटिंग बीटा का यानी फिगर करें। सर एक तो बीटा होता है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रिस्क को। सर हम लोग अपने अकाउंटिंग बीटा किसी भी फर्म में सर वो अकाउंटिंग बीटा आपने पढ़ा, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए होता क्या है। सर अकाउंटिंग बीटा जो फर्म में जो हम लोग, एक तो होता है सर जो मार्केट के थ्रू हम लोग बीटा वो कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं। एक जो फर्म विद इन फर्म हम लोग जो उसके अकाउंट्स वगैरह को देखकर, डिविडेंड पे आउट को देखकर, कैश रेशो, कैश बैलेंसेस वगैरह को देखकर हम लोग जो उसमें एस्टिमेट कर रहे होते हैं। Cost of debt based measure, cost of debt minus base measures. The base measures cost of equity is equal to cost of debt, standard deviation of equity, and standard deviation of bond. मुझे बताएं इसकी लॉजिक क्यों है, हम क्यों अकाउंटिंग बीटा निकाल रहे हैं और कैसे निकालेंगे, क्या आपने क्या पढ़ा है, इसकी क्या तैयारी की? तो मैंने सर जो मुझे समझ में आया मैंने आपको वही बताया सर, बाकी तो मुझे आप ही एक्सप्लेन करेंगे। बाकी एपीटी वगैरह जो आपने क्या वो वीडियोस देखी हैं क्या? जी सर, दामोदरन वाली देखी है और मैंने और भी देखी थी। तो फिर आपको अकाउंटिंग बीटा की लॉजिक की समझ में नहीं है? आपने यूट्यूब पे देखा है? सर अकाउंटिंग बीटा का टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं देखा। मैं कैपेम और तो एपीटी फिर आप कैसे वगैरह आपने जब ये देखा ही नहीं तो आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं सर, जो मैंने समझा मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने वही बोला था कि जो मुझे समझ में नहीं आएगा वो आप ही बेहतर एक्सप्लेन करिए, आपने कहा था। जब आपके पास ये आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट है अकाउंटिंग बीटा,
तो आपने अकाउंटिंग बीटा को बगैर देखे आप सिर्फ पढ़ना शुरू कर दिया ना, यानी आपने अपनी बैकग्राउंड रिसर्च नहीं की, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, अकाउंटिंग बीटा मतलब मैंने वैसे देख लिया था। एक तो होता है जो मार्केट के थ्रू जो कैपेम और अदर मॉडल्स में हम लोग जो निकाल रहे होते हैं, और अकाउंटिंग बीटा जो आप फर्म के विद इन फर्म जो हम लोग मतलब एस्टिमेट कर रहे होते हैं। आपने मुझसे पूछा कि वो आप वो कैसे करते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं, तो वो मुझे नहीं। अच्छा, कोई और बताएगा? कुछ इसको इसके बारे में कोई और एक्सप्लेन करेगा? जी सर ये रिस्कीनेस ऑफ द बिजनेस ऐसा बता रहा था ना? जी बताएं। रिस्कीनेस ऑफ द बिजनेस बता रहा था ना कि रिस्कीनेस तो बता रहा होता है। हाँ, लेकिन रिस्कीनेस ये अगर हम देखें तो अल्टीमेटली तो जो इसके अंदर बात कर रहे हैं वो आपका फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिस्क ही आ जाएगा। बेसिकली जो फर्क है अकाउंटिंग बीटा और मार्केट बीटा के अंदर कि उसके अंदर जो इनपुट्स लेते हैं वो मार्केट वैल्यूज लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है एक्चुअली वो भी प्राइस का डिफरेंशियल आता है, ठीक है। तो अगर आप मार्केट बीटा कैपेम का फॉर एग्जांपल निकालें तो उसके अंदर क्या होता है, मार्केट का कोई इंडेक्स लेंगे और आप फॉर्म का प्राइस लेंगे ना, तो उससे आप रिटर्न निकालेंगे तो यानी प्राइस और इंडेक्स को रिग्रेस करेंगे तो जो निकलेगा वो मार्केट बीटा निकलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप दूसरे भी आप जैसे फार्मा फ्रेंच का भी ले लें या दूसरे भी ले लें तो उसके अंदर भी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मार्केट बेस्ड है, तो वो प्राइस से भी, तो ये जितने भी वेरिएबल्स आप लेंगे मार्केट बेस्ड वो प्राइस से निकलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुई बात? हाँ जी बाब साहब, क्लियर हुई बात? मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर ये सारी ये इंटरनल वैल्यूज दे रहे हैं, एक्सटर्नल वैल्यूज तो भी दे रहे हैं। हाँ, अब इसकी लॉजिक क्या है, वो ये कहते हैं कि क्योंकि प्राइस आपने सारा जो बीटा निकाला है, रिस्क निकाला है, वो प्राइस से निकाला है और प्राइस जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, उसके अंदर एरर भी होती है उसके अंदर। जैसे हमने बात की कि यहाँ पे हमने जब प्राइस से निकाल रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं मार्केट आर रैशनल और प्राइस जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पे होती है, लेकिन समटाइम मार्केट इनरैशनल भी होती है और प्राइस जो है वो मूव भी कर रही होती है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है और एरर भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके लिए एक और अल्टरनेटिव है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग बीटा निकाल लें, और उसके अंदर क्योंकि ये जो अकाउंटिंग अर्निंग होती हैं वो कम उसकी यानी ज़्यादा स्टेबल होती हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस कम होती हैं, उसकी वॉलीटिलिटी कम होती है। तो फर्म दैट है फर्म के अकाउंटिंग डेटा से निकालते हैं ना सर। फर्म की अकाउंटिंग डेटा वर्सेस मार्केट के अकाउंटिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक है डेट रेशो, तो आप रिग्रेस करेंगे फर्म का डेट रेशो को वर्सेस पूरी मार्केट के डेट रेशो को। अगर आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशो है तो फर्म का रिग्रेस करेंगे पूरी मार्केट का, तो रिग्रेशन के बाद जो उसका स्लोप आएगा वो उसका बीटा होगा, सही है। डिविडेंड पे आउट बीटा होगा, डेट का बीटा होगा, कैश बैलेंस का बीटा होगा, तो ये जो बीटा निकलेगा उसको कहते हैं अकाउंटिंग बीटा। जबकि दूसरे जो प्राइस से रिग्रेस करने से निकलते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट बेस्ड बीटा। क्लियर है? सही है, ठीक है। तो ये इसका निकालने का मकसद क्या होता है कि ये इसमें फ्लक्चुएशंस कम होती हैं डेट यानी टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, चलें पढ़ें, आगे पढ़ें, पूरा पढ़ें इसको। चलो कॉस्ट सर ये तो पूरा पढ़ लिया। कॉस्ट ऑफ डेट माइनस बेस मेजर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ डेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी divided by standard deviation of bond. Next slide. Why CAPM persists? The CAPM, notwithstanding its many critics and limitations, has survived as the default model for risk in equity valuation and corporate finance. The alternate models that have been presented as better models, APM multi-factor model, have made inroads in performance and evaluation, but not in prospective analysis, because the alternate models, which are richer, do a much better job than the CAPM in explaining past returns, but their effectiveness drops off when it comes to estimating expected future returns, because the models tend to shift and change. तो जो alternate models जो होते हैं वो CAPM से ज़्यादा richer कहलाते हैं और do the much better job than the CAPM explaining the past returns. CAPM in explaining the past do the much better job than CAPM in explaining the past return.
in the effectiveness drop off when it comes to estimating expected future returns. इनकी effectiveness थोड़ी बहुत drop हो जाती है जब हम लोग estimate कर होते हैं expected future returns because the model tend to shift and change. थोड़ा बहुत ज़्यादा change और वो हो रहे होते हैं, vary हो रहे होते हैं. देखिए मैं इसकी Alternative models. मैं इसको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि जो कैपएम क्या जो दूसरे मॉडल्स होते हैं वो हिस्टोरिकल बेसिस पे ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कैपएम. यानी कि जो एरर टर्म आएगा जो दूसरे मॉडल से निकलेगा वो कम होगा कैपएम के बनिस्बत. लेकिन देयर इफेक्टिवनेस ड्रॉप ऑफ व्हेन इट कम्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स. इसकी वजह क्या है कि क्योंकि ये मॉडल जो है वो पास्ट के डेटा से ड्राइव हुए हैं. जैसे एपीएम है, आर्बिट्राज प्राइसिंग जैसे मॉडल आपने या भी एपीपी बताया कह सर. लें इसको. तो वो जो है बेसिकली पास्ट के डेटा से फैक्टर ड्राइव करते हैं. तो दैट मीन्स कि वो जो इटसेल्फ जो फैक्टर है वो डेटा ड्रिवन है. तो अगर डेटा चेंज हो जाएगा तो वो मॉडल अनइफेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा. जबकि कैपएम जो है वो ड्राइव करता है थ्योरी के साथ. सही है ना, जबकि एक पूरी थ्योरी है तो वो जब तक के थ्योरी वैलिड रहेगी. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंट जो हमारे एंडेवर्स हुए हैं जो उससे ज्यादा बेहतर मॉडल थे वो हिस्टोरिकल जो उसकी सारी टेस्टिंग जो होती है जब भी आप कोई मॉडल को कहते हैं ये बेहतर है या नहीं है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे रिग्रेशन से टेस्ट करते हैं. और रिग्रेशन के अंदर जो आप वैल्यूज डालते हैं वो हिस्टोरिकल वैल्यूज है. और आप मॉडल ऐसा बनाते हैं यानी हम बैक ट्रैक जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं वो हम ये करके जाते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिसकी वजह से उस वक्त की जो है एरर टर्म कम से कम हो जाएगा. तो ये अगर हम ये थ्योरी लेके चलेंगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी यानी उसका प्लस पॉइंट ये होगा कि वो मॉडल बहुत अच्छा आपको हिस्टोरिकल डेटा पे प्रिडिक्ट करेगा. लेकिन फ्यूचर जब आप यानी बैकवर्ड करेंगे उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके जाएंगे तो फ्यूचर का डेटा क्योंकि चेंज होगा तो वो फैक्टर भी हो सकते हैं चेंज हो जाए जो फ्यूचर के डेटा को प्रेडिक्ट करें. सही है. तो जब तक आपके पास थियोरेटिकल अंडरपिनिंग नहीं होगी, ग्राउंडिंग नहीं होगी, उस वक्त तक जो है जब आप डेटा ड्रिवन आप टेक्निक से यूज करेंगे तो उससे जो है देयर मे बी अ चांस के फ्यूचर के अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म ना करे जो इन्होंने बताया कि कैपएम जो है वो फ्यूचर को ज्यादा बेहतर प्रेडिक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल. क्लियर है? जी सर. और द समझ में आ अल्टरनेट रही मॉडल्स आर मोर. जी सर. है? और सर ये रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन भी होते हैं और मोर कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं अदर Alternate मॉडल्स बजाय. models are more complex and required more information that CAPM. लेकिन एक कोई ऐसी लॉजिक नहीं है. आजकल तो कंप्यूटर्स हैं इसमें. लेकिन ये कि कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि उसको उसकी थियोरेटिकली समझना जरा मुश्किल है. आप ये कहिए उसको. अच्छा थर्ड लिखा है मोस्ट कंपनीज फॉर मोस्ट कंपनीज एक्सपेक्टेड रिटर्न यू गेट विद एन अल्टरनेटिव मॉडल इज नॉट डिफरेंट इनफ फ्रॉम टू बी वर्थ एन एक्स्ट्रा ट्रबल ऑफ एस्टिमेटिंग 4 एडिशनल रिटर्न बीटास. मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपनी के कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है कि आप जो है जो भी आपका डेटा आ रहा है जो भी आपने इवन कैपएम से भी निकाला है वो भी सब्जेक्टिव डेटा है और दूसरी भी सब्जेक्टिवनेस है. तो अगर कैपएम से जो चीज़ निकल रही है और दूसरे मॉडल से चीज़ निकल रही है उसके अंदर 19-20 का फर्क है तो हम क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें कि मुख्तलिफ मॉडल से चीज़ें निकाल के देखें. तो अगर ये तमाम चीज़ें एक ही जगह जा रही हैं तो वो कैपएम जो क्योंकि इजीली आप निकाल सकते हैं तो व्हाई वी वेस्ट टाइम. सही है. तो जो इससे जो निकलते हैं जो आपके मुख्तलिफ मॉडल से निकलते हैं इनको इम्प्लाइड कॉस्ट जो है यानी एक तो होता है आपकी बुक वैल्यू की कॉस्ट और एक तो इम्प्लाइड मींस के मार्केट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है. तो बहरहाल it takes इसमें पढ़ लेता हूँ. It takes a model to beat a model. CAPM may not be a very good model at predicting expected return, but the alternative models don't do much better. ठीक है. कोई परफेक्ट नहीं था जिसकी वजह से हमें दूसरे पे. In fact, the test of the CAPM are joint test of both the effectiveness of the model and quality of the parameter used in testing. Beta, for instance. We will argue that better beta estimates and the more careful use of CAPM can yield far better estimates of the expected return than switching to a different models. यानी कि इसमें बात ये कर रहे हैं कि मॉडल के अंदर जो यानी टेक्निक और मेथोडोलॉजी में इतना फर्क नहीं है. एक्चुअली जो आपने एस्टिमेशन की है बीटा की उसमें ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि अगर आपने वो सही एस्टिमेट किया है तो आपको इतना जो है मॉडल के अंदर फर्क नहीं होगा. यानी कि अगर आपने सब सही एस्टिमेट किया है तो कैपएम भी वही रिजल्ट देगा मॉडल जो अदर देंगे. Just as a side note, there are many who either dislike or distrust the CAPM. While we share some of their skepticism about its precision, we would not throw the basic principle that the discount rate has to be adjusted for risk out. Just because we do not like CAPM
In other words, find a different risk and return model if so inclined, but adjust for risk. ठीक है ना? So ठीक है, तो आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और हमने इसको जो है एनी क्वेश्चन सो फार? चले ठीक है, आगे चले सर। एक चीज बताएं सर, बोले अकाउंटिंग का जो निकाला था बीटा, तो वो उसके अंदर वो जो आखिर की जो दो लाइनें लिखी हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट इज बेस मेजर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज यूज्ड टू कॉस्ट ऑफ डेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉन्ड। तो ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बीटा निकालने के लिए। हाँ, ये जरा जाए पीछे जाए, दोबारा देख लेते हैं। Cost of equity equals to cost of debt multiplied by standard deviation of equity divided by standard deviation of bond. That means आप ये कह लेंगे cost of जो मतलब आप ये कह लेंगे इसमें ये कह रहे हैं कि जो risk of equity है divided by risk of bond है, वो आपका एक तरह से बीटा निकल रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं cost of debt से, तो वो cost of equity बता रहा है बेसिकली। हम मतलब आप ये कह लेंगे in accounting बीटा जो इक्विटी के जो मतलब एक तो देखें, एक चीज समझ ले कि एक हिस्टोरिकल होता है, एक इम्प्लाइड होता है। जब आप इम्प्लाइड चीज निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकाल रहे होते हैं, सही है। तो कॉस्ट ऑफ डेट बेस मेजर जो है यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का एक तरीका तो हमने कैपएम में देखा था ना, कि आप अपना कैपएम के अंदर आपने रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम निकाल के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली थी, सही है ना। इसमें जो क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर आपका वो आ रहा होता है प्राइसेस, तो हमने इसको थ्रू डेट से निकाला है, सही है। कॉस्ट ऑफ डेट से यानी कॉस्ट ऑफ डेट वुड बी स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके अंदर जो ऐड किया है जो बीटा आप कह लें, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो क्या है, रिस्क ऑफ इक्विटी अपॉन रिस्क ऑफ द बॉन्ड। तो जितना इक्विटी रिस्की होगा उतना ही वो कॉस्ट ऑफ डेट को मल्टीप्लाई करेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर एग्जांपल अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्विटी 2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉन्ड 1 है, तो दैट मींस कि इसका जो 2 आ रहा है इसका, तो जो भी कॉस्ट ऑफ डेट होगी वो डबल हो जाएगी उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा ना? हाँ, फॉर्मूला। चलें ठीक है, आगे चलें। सर एक मिनट शुड बी प्रेजेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर इकरार सर, नेक्स्ट स्लाइड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास, रिस्क इन बोरोइंग, डिफॉल्ट रिस्क एंड द कॉस्ट ऑफ डेट। पहले अगर हम बात करें डिफॉल्ट रिस्क की, तो कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी इंडिविजुअल या फर्म को बोरो कर लैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो बोरोवर को प्रिंसिपल अमाउंट या जो उसने इंटरेस्ट पेमेंट है वो इसमें डिफॉल्ट कर जाए। तो जब पॉसिबिलिटी है डिफॉल्ट हो जाने की, वही हमें उसको हम डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। इस सेक्शन में हम मेजरमेंट ऑफ डिफॉल्ट रिस्क और रिलेशनशिप ऑफ डिफॉल्ट रिस्क टू इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग देखेंगे। स्लाइड में while diversification can be used to explain why firm specific risk will not be priced into expected return for equities. Diversification जो है वो can be, अगर हम देखें diversification can be used इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए फर्म स्पेसिफिक रिस्क, जो फर्म का अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो हम यूज नहीं कर सकते टू फॉर इक्विटीज। मैं इसको समझा देता हूँ। While diversification can be used to explain why a firm specific risk will not be priced into the expected return for equity. That means के अगर आपका एक हाई रिस्क की फर्म है, वो जो है उसके अंदर फर्म स्पेसिफिक पार्ट ज़्यादा है, तो डाइवर्सिफिकेशन से जो है वो उसमें से फर्म स्पेसिफिक निकल जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास सिर्फ मार्केट रिस्क रह जाता है, सही है ना। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन कैन एक्सप्लेन के आपने जो है वाई फर्म स्पेसिफिक विल नॉट बी प्राइस्ड, ठीक है। लेकिन ये जो रैशनल है ये उस पॉइंट पे वैलिड होता है कि जब आपका जो रिस्क है वो अपसाइड भी उतना ही हो जितना डाउन साइड हो। यस सर। रिस्क के अंदर जैसे हमने शुरू में ग्राफ देखा था कि दोनों साइड जो है ना उसकी वाइड हो, तो अगर ऐसा हो कि जिसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल जो है वो कम हो और डाउन साइड ज्यादा हो,
तो उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन मैटर नहीं करेगा, ये इसका मतलब है। सही है। तो इसके तो इन्होंने ये कहा है कि एक नॉर्मल फर्म जिसके अंदर डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, यानी कि आप समझ लें कि ऑपरेटिंग रिस्क मौजूद है जिसके अंदर दोनों साइड ज़्यादा है, तो उसमें तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसी फर्म जिसके अंदर एक एडिशनल रिस्क हो जाता है, रिस्क और डिफॉल्ट है, तो इसका मतलब है कि डाउन साइड ज़्यादा है, उसकी अपसाइड पोटेंशियल नहीं है, तो उसके अंदर आप जो है डाइवर्सिफिकेशन उस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर अपसाइड इसकी बात करें पोटेंशियल की, तो एक बुक में डिफाइन किया हुआ था। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी ऐसी फर्म में जो बॉन्ड इशू करती है और उस पे आपको कूपन हर साल फ्री कैश फ्लोज उस पे आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर फर्म सक्सेसफुल रहती है और बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट होता है, तो भी वो जो कैश फ्लोज हैं वो प्रॉमिस कैश फ्लोज उतने ही रहेंगे, वो ज़्यादा पे नहीं करेगी आपको। तो अपसाइड पोटेंशियल मीन्स यही था। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिफॉल्ट रिस्क. The 4 types. Default risk actually firm is a function to of किसी भी फर्म का ऐसा फंक्शन है of capacity to generate cash flows from operations and financial obligations, जिसमें हमारे पास 4 determinants हैं. Generate high cash flows. First one, relative to their financial obligations liabilities. अगर किसी फर्म ऐसी फर्म जो हाई कैश फ्लोज जनरेट कर रही है, तो उसका जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बहुत लोअर होगा, और ये वाइस वर्सा है, अगर लो होगा तो हाई होगा. सेकंड, इसमें है मोर स्टेबल द कैश फ्लोज, द लोअर इन द डिफॉल्ट रिस्क. अब ऐसी फर्म्स ऐसे फर्म्स जहाँ पे स्टेबल कैश फ्लोज होगा, तो जो डिफॉल्ट रिस्क है वो हमारा लोअर होगा. फर्म्स डेट ऑपरेट्स इन प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल बिजनेसेस जो कर रही होती हैं, उनका बहुत लो डिफॉल्ट रिस्क होता है. सिमिलरली जो ऑपरेट साइक्लिकल एंड वोलेटाइल बिजनेस यूज कर रही होती हैं, उनका सेम लेवल ऑफ इंडेटनेस और लायबिलिटीज होती हैं. थर्ड, इसमें है मोर लिक्विड ऑफ फर्म एसेट्स. ऐसी फर्म्स जो जिनके जो एसेट्स हैं वो बहुत मोर लिक्विड होते हैं, इजीली वो अगर दोबारा कैश फ्लोज जनरेट करना चाहें उससे, या ऑब्लिगेशंस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरा करने के लिए, तो उनमें भी जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बहुत कम होता है. उसके बाद रेटिंग प्रोसेस. रेटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले रेटिंग प्रोसेस आया कैसे, बुक में इसमें पूरा था कि डिफॉल्ट रिस्क और इंटरेस्ट रेट, लाइक बैंक्स जो हैं अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें लैंडिंग, फर्म्स को भी, इन्वेस्टर्स एज अ इंडिविजुअल भी, और वो पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते थे, और इसी तरीके से बैंक अपने एक्सपेंड कर रहे होते थे अपनी रिसोर्सेज को, अपने डिफॉल्ट रिस्क को ऑन असेसमेंट करने के लिए. जबकि फिर एक ऐसा थर्ड पार्टी असेसमेंट की डिमांड आई कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो डिफॉल्ट रिस्क को असेसमेंट करे एज अ बॉन्ड होल्ड पार्ट ऑफ बॉन्ड होल्डर. तो ये जो डिमांड आई द नीड फॉर इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से, तो फिर यूएस में 2 बड़ी रेटिंग एजेंसीज का आई, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड मूडीज के नाम से, जिन्होंने जज करना स्टार्ट किया, और फिर इस तरीके से रेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ. रेटिंग प्रोसेस में अगर हम देखें, तो रेटिंग प्रोसेस कोई कंपनीज उस वक्त करवाती हैं, एक रिक्वेस्ट भेजनी है रेटिंग एजेंसीज को कि हमें अपनी कंपनी, अपनी फर्म की रेटिंग दिलवानी है एज अ डिफॉल्ट रिस्क के अगेंस्ट. वो इस वक्त करवाती हैं जब वो कोई न्यू बॉन्ड इशू करती हैं कि इन्वेस्टर्स उनकी तरफ आए मजीद, कि उनके जब रेटिंग अच्छी होगी तो इन्वेस्टर्स खुद ही वहां पे मूव होंगे. ये कोई लीगल रिक्वेस्ट नहीं है कि अगर आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो आपको हर हाल में अपनी रेटिंग करवानी होगी. इसके लिए कोई ऐसा कोई लॉ वगैरह नहीं है. आप जब भी कंपनीज चाहें वो अपनी रेटिंग करवा सकती हैं. रेटिंग एजेंसीज कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पब्लिकली अवेलेबल डाटा और प्राइवेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सचेज. इस तरीके से फिर जब जो कंपनीज होती हैं, जो रेटिंग एजेंसीज रेटिंग दे रही होती हैं, उनके पास ये डिसीजन होता है कि वो या कंपनीज कोई और उसमें एडिटिंग वगैरह करवाना चाहें या एडिशनल डेटा देना चाहें, तो वो प्राइवेटली कंपनीज को दे सकती हैं. सेकंड स्लाइड पे आना. इसमें इससे पहले एक बुक में हमारे एग्जांपल दी हुई थी प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड जंक बॉन्ड्स की. बॉन्ड अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें ग्रेड की, तो ये AA सेफेस्ट टू D इन डिफॉल्ट रेटिंग तक यूज होता है. अगर रेटिंग A से B नेक्स्ट स्लाइड में सारी इसकी एब्रीवेशंस मौजूद है. अगर हम इसको देखें तो कैटेगराइज किया गया है इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, और जबकि ये रिफ्लेक्ट कर रही होती है एजेंसीज
की रेटिंग लिस्ट में ही, और जो अगर बिलो द बी हैं तो वो जंक बॉन्ड। बताइए क्या लिखा, ये प्रोसेस क्या है? सर अच्छा, इससे पहले ये प्रैक्टिकल एग्जांपल थी, ये मैं बाद में बताती हूँ। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोसेस है। प्रोसेस स्टार्ट होता है जब भी कोई इश्यूअर ऑथराइज कोई रिप्रेजेंटेटिव फर्म रिक्वेस्ट करती है कि हमें रेटिंग करवानी है, तो वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स या मूडीज या जो भी और बाकी एजेंसीज हैं उनको, लेकिन ये जो प्रोसेस है हमारे पास ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का है। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है रिक्वेस्टर कंप्लीट करके स्टैंडर्ड पुअर्स को रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करती है और फिर वो इशू करता है। इशू इज एंटर्ड इनटू स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल सिस्टम। आगे जो स्टैंडर्ड पुअर्स के कंट्रोल सिस्टम होता है वहां तक उनका ये डेटा जाता है। देन स्टैंडर्ड एंड पुअर्स असाइन करती है एनालिटिकल टीम को फॉर इशुएंस के लिए। देन एनालिस्ट रिसर्च करता है जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का वो पूरा उसकी उनकी फाइल्स पूरे डेटा को डेटाबेस पे रिसर्चिंग होती है। देन इसके बाद इश्यूअर की मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है पूरी रेटिंग एजेंसी और फर्म की। अगर कोई एडिटिंग उसमें कुछ होती है वहां पे फाइनल नहीं होती। उसके बाद फाइनल एनालिटिकल रिव्यू और फिर प्रेजेंट किया जाता है रेटिंग कमेटी को प्रेजेंटेशन के लिए। देन स्टेप है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग कमेटी। फिर उसमें ये डिस्कशन होती है और वोटिंग की जाती है, वोट टू डिटरमाइन रेटिंग क्या डिटरमाइन करनी है, रेटिंग कौन सी देनी है, उस चीज के लिए वोट होता है। देन नोटिफिकेशन इशू किया जाता है फॉर रेटिंग डिसीजन टू इश्यूअर और इट्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। जो फर्म जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होती है उसको एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। देन इश्यूअर जो होता है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, वो अपील करता है फर्निश के और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे या यहीं पे स्टॉप कर दें। अगर अगर उन्हें और कुछ देना होता है तो वो प्रेजेंटेशन उस पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और अगर नहीं होता तो फॉर्मेट नोटिफिकेशन टू इश्यूअर अगेन उनको करके और फिर रेटिंग इज रिलीज्ड। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू रेटिंग रिलीज हो जाती है। हाँ सर, नेक्स्ट इसमें इंडेक्स ऑफ बॉन्ड रेटिंग्स है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडीज दोनों के हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अगर हम देखें तो ट्रिपल ए जो रेटिंग है, ए जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट द डेट रेटिंग असाइन। बोरोवर्स के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपना पूरा जो डेट है वो रीपे कर सकते हैं। जो रीपे की जो कैपेसिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है। सेम मूडीज के लिए जो यूज होता है ए एंड देन कैपिटल स्मॉल ए, तो ये जज कर रहे होते हैं तो बेस्ट क्वालिटी विद अ स्मॉल डिग्री ऑफ रिस्क, बहुत स्मॉल डिग्री होती है रिस्क की। देन डबल है, इसमें भी कैपेसिटी होती है कि स्ट्रॉन्ग रीपे पेमेंट की स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी ओनली बाय स्मॉल अमाउंट, एक छोटी सी स्मॉल अमाउंट के साथ कुछ रिस्क होता है। देन ए जिसमें हैज स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है बोरोवर्स के पास, बोरोवर्स इज susceptible to adverse effect to change in circumstances and economic condition। यहाँ पे कुछ ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाती हैं रीपेमेंट के, उनके पास ऑप्शंस तो होते हैं बहुत सारे, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से रेटिंग ए में चली जाती है। अगर हम ए तक की बात करें, जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, यहाँ तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड तक लाई कर रहा होता है जो कंपनीज के जो बॉन्ड्स की अगर हम बात करें। उसके बाद देन ट्रिपल बी, इनके पास हैज एडुकेट कैपेसिटी होती है रीपे करने की, बट एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस वही यहाँ पर भी सेम आ जाते हैं जो लीड कर रहे होते हैं रिस्क को। देन डबल बी पॉइंट बी रिगार्डेड एज प्रीडोमिनेटरी स्पेकुलेटिव। सर इसको मैंने सर्च किया था, लेकिन इसमें भी यही था कि रिस्क इतने ज्यादा सही होती है, ये इतनी कोई एवरेज होती है ना, अच्छी होती है ना बुरी होती है। फर्म के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो रीपे कर सके अपने डिफॉल्ट से बचने के लिए। देन ट्रिपल सी, डबल बी इज द लास्ट स्पेकुलेटिव एंड सी जो बहुत मोस्ट चली जाती है। और देन
डी बिल्कुल जाके डिफॉल्ट और फिर और विद पेमेंट्स ऑफ एरियर्स के हिसाब से उनको फंड जो है वो डिफॉल्ट में चली जाती है अगर रेटिंग डी में आ जाती है। देन हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है बिटवीन बॉन्ड रेटिंग एंड कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज के हिसाब से। स्लाइड्स में नहीं है लेकिन बुक में चैप्टर्स के एंड में हमारे पास एक पूरा टेबल 3.5 गिवन है, फाइनेंशियल रेशियोज यूज्ड टू मेजर डिफॉल्ट रिस्क, जिसमें हमारे पास प्री टैक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, EBITDA इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशनल इनटू डेट, total debt ratio, free operating cash flows, total debt, pre-tax return on permanent capital, operating in अच्छा, आप लोग जो है स्लाइड ऐड भी कर सकते हैं अगर बीच में आप समझते हैं ना जो आपने एक्स्ट्रा कुछ करना है तो उसमें आप ऐड कर दिया करें। ठीक है सर, ठीक है सर। इसके सब कुछ इसमें, हाँ इसमें यह था सर, इसके लास्ट में एक चीज पूछनी थी बुक में लास्ट में बॉन्ड्स रेटिंग एंड इंटरेस्ट रेट में जहाँ तक मुझे लगा ये रिलेशनशिप ही है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज हुई थी डिफॉल्ट स्प्रेड के नाम से। तो इसकी डेफिनेशन बुक में थी, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑन अ बॉन्ड विद डिफॉल्ट रिस्क एंड डिफॉल्ट फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड इज कॉल्ड डिफॉल्ट स्प्रेड। इसको अगर आप एक्सप्लेन कर दें सर। दोबारा बोलें क्या इसकी सर ये थी डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑन अ बॉन्ड विद डिफॉल्ट रिस्क and default free government bond is called default spread. Default risk premium DRP। हाँ तो नहीं default default sir, default spread, default spread, default spread। हाँ मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बॉन्ड है 10 साल का बॉन्ड है, एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, ठीक है ना, वो 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड है वर्सेस 10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड है। तो अगर 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो 8% पे चल रहा है और वही 10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो 10% पे चल रहा है और उसके अंदर बाकी सारी चीजें इक्वल है, दैट मींस वो उधर लिक्विडिटी भी अच्छी है दोनों की और दोनों का टर्म वगैरह अच्छा है, तो जो डिफरेंस होगा उसको हम कह देंगे डिफॉल्ट स्प्रेड है। सही है? सही सर। और इसका यही था कि इस जो लिंक ये वेरी कर रहा होता है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, पीरियड टू पीरियड क्योंकि चेंज होती रहती है मैच्योरिटी। हाँ डिफॉल्ट स्प्रेड चेंज होता रहता है। यस सर। ठीक है, चले तो ये आपकी यहाँ एंड हो गई है। कोई इसमें इस चैप्टर में कोई सवाल है, कोई पूछना है प्लीज। तो अब हम जो है चैप्टर के जो एंड में जो कंपनीज की जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, तो वो हम कर लेते हैं।